बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमारे पास हमारे वन शॉट लेक्चर सीरीज का लेक्चर 3 है, जिसमें हम क्लॉज और टाइप्स ऑफ क्लॉज को देखेंगे। और मैं बड़े यकीन और एतमाद से कहता हूं कि आज का लेक्चर लेने के बाद आपके ये जो टाइप्स ऑफ क्लॉजेज वाला प्रॉब्लम होगा, ये ना सिर्फ आपके एमडी कैट के लिए सॉल्व हो जाएगा बल्कि सारी जिंदगी के लिए आपका ये मसला हल होने वाला। मैं कोई थोड़ा सा अपना जो टीचिंग मेथड है, थोड़ा सा जो टीचिंग स्टाइल है, वो थोड़ा रवायती तरीके से हट के आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला क्लॉजेज को और टाइप्स ऑफ क्लॉजेज को। देखें, सबसे पहले तो एक बात समझे, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की कि जब तक हम तीन चीजों के डिफरेंस को नहीं समझते हैं ना, तब तक हमें कोई बात भी समझ नहीं आने वाली। और वो तीन चीजें कौन सी हैं हमारे पास? उनमें नंबर 1 चीज हमारे पास बेटे कौन सी है? सेंटेंस। नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्लॉज। और नंबर 3 हमारे पास क्या है? फ्रेज। देखिए, जब तक हमें इन तीन चीजों का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हमें कोई चीज भी समझ नहीं आने वाली। देखिए, सेंटेंस में हमने क्या कहा कि सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, तो वर्ड्स क्लॉज में भी होते हैं और वर्ड्स जो होते हैं वो फ्रेज में भी होते हैं। ठीक है, तीनों ही जो होते हैं वो तीनों ही एक चीज तीनों में पाई जाती है। मतलब वर्ड्स तो हैं, सेंटेंस में भी हैं, क्लॉज में भी हैं, फ्रेज में भी हैं। अच्छा, सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस में हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या होता है? वर्ब होता है। और इसी तरह क्लॉज में भी हमारे पास बेटे क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या होता है? वर्ब होता है। लेकिन फ्रेज हमारे पास 2, 3, 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो जब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है तो इसका क्या मतलब है कि आप इसका एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जबकि क्लॉज में चूंकि सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, तो फर्क सिर्फ कहां पर आ जाता है सेंटेंस और क्लॉज में? याद रखिएगा कि सेंटेंस की हमारे पास प्रॉपर स्टार्टिंग होती है, जैसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास प्रॉपर एंडिंग होती है, जैसे हम उसको फुल स्टॉप पे, क्वेश्चन मार्क पे या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे एंड करेंगे। लेकिन क्लॉज को हम बकायदा तौर पर इस तरह स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं करते, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो क्लॉज नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी? सेंटेंस बनेगी। लेकिन बवक्त जरूरत हम किसी भी क्लॉज को क्या बना सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और हमने अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा कि जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, इससे पहले वाला जो हमारा वन शॉट लेक्चर था उसमें हमने क्या बात की? उसमें हमने ये कहा कि हमारे पास क्या होता है? उसमें हमने ये कहा कि हमारे पास क्या होता है कि 4 तरह के हमारे पास जो सेंटेंस है उसकी 4 काइंड्स होती, टाइप्स होती है हमारे पास क्लॉज के हिसाब से। इसमें हमारे पास क्या था? सिंपल था, हमारे पास क्या था? कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स था, और हमारे पास क्या था? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, अच्छा आप देखिए, हमने कहा अगर हमारे पास एक क्लॉज होगी तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? सिंपल। अगर हमारे पास 2 क्लॉजेज होंगी तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? कंपाउंड। अगर हमारे पास 2 क्लॉजेज होंगी और तो हमारा सेंटेंस हो सकता है कॉम्प्लेक्स। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क था कि कंपाउंड में दोनों क्लॉजेज हमारे पास क्या होंगी? इंडिपेंडेंट, जबकि कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक क्लॉज क्या होगी? इंडिपेंडेंट, और एक क्या होगी? डिपेंडेंट। और अगर हमारे पास 3 क्लॉजेज हो जिसमें से हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो, तो ऐसी सूरत में हमारे सेंटेंस में की काइंड हमारे पास क्या होगी? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगी। अब देखें, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़कर जो बात हमें समझ में आती है, ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़कर जो बात हमें समझ में आती है वो ये है कि हमारे पास हम एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेज लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा सिंपल में हमारे पास कितनी क्लॉजेज हैं? एक। कितनी क्लॉज है? एक। कंपाउंड में कितनी क्लॉजेज हैं? 2। कॉम्प्लेक्स में कितनी क्लॉजेज हैं? 2। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कितनी क्लॉजेज हैं? 3 है। तो हम किसी भी क्लॉज को सेंटेंस का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, और किसी भी क्लॉज को
खुद इटसेल्फ सेंटेंस भी बना सकते हैं एक क्लॉज के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। और जहां पर भी हम वर्ड क्लॉज बोलेंगे ना, तो जहां पर भी हम वर्ड क्लॉज बोलें तो आपको समझ आना चाहिए कि क्लॉज का मतलब एक ऐसा वर्ड का कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, ठीक है। जैसे देखें, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, अगर मैं कहता हूं, सेंटेंस नहीं, मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूं कि बेटे मुझे ये बताइएगा ये क्या है, ये फ्रेज है या क्लॉज है। अब देखें, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, प्रेडिकेट कंप्लीट है, लेकिन स्टिल ये हमारे पास सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कब होगा? जब हम इसको प्रॉपर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ऐसी सूरत में जब हम इसको प्रॉपर स्टार्ट और एंड नहीं करते, हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्लॉज है। और अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं, मैं बोल दूं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास बेटे क्या बनने वाला है, जब मैं इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूं, फुल स्टॉप पे खत्म कर दूं, तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। और ये एक ऐसा सेंटेंस बनेगा जिसमें कितनी क्लॉज होगी, जिसमें एक क्लॉज होगी। बात समझ में आ रही है ना? तो हम क्लॉज को सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन हम फ्रेज से सेंटेंस नहीं बना सकते। फ्रेज अब क्लॉज के साथ जुड़ेगा ही तो कोई मीनिंग देगा, अदरवाइज फ्रेज का अपना इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होता है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, जब हम टाइप्स ऑफ क्लॉज की बात करते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ क्लॉज में हमें दो चीजों के बारे में जो है वो पढ़ना होता है। मतलब हमें क्या उसे आप बोलेंगे कि हमें इनिशियली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सेंटेंस में दो क्लॉजेस की काइंड्स हैं। आज ये हमारा जो है ना, ये क्या इसे बोलते हैं, पावर पॉइंट। आज फिर हमारा पावर पॉइंट ना हमारे साथ शरारतें कर रहा है। आपको पता ना, कभी कभी ये पावर पॉइंट हमारे साथ शरारतें करता है। आज फिर ये हमारे साथ ये शरीर हुआ पड़ा और हमारे साथ शरारतें कर रहा है। बहरहाल इसको इग्नोर कीजिएगा, डिस्टर्बेंस को। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। देखें, जब भी हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की बात करेंगे तो आपने याद रखना है, प्राइमरली तौर पर बेसिकली हमारे पास दो काइंड्स होती हैं सेंटेंस क्लॉज की। नंबर 1 जो हमारे पास है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और नंबर 2 हमारे पास है वो क्या है जी, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, पहली बात क्या है कि इसका क्या होना जरूरी है, क्लॉज होना जरूरी है। और मैं दोबारा बोल देता हूं कि जहां पर भी हम क्लॉज की बात करेंगे ना, तो जैसे मैं बोलूं ना ये क्लॉज है या फ्रेज है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है उसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ उसमें वर्ब है। अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, क्लॉज। और अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, वो 2-3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसी सूरत में वो हमारे पास क्या होगा बेटे, फ्रेज होगा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास पहली टाइप है क्लॉज की, और नंबर 2 डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास सेकेंड टाइप है क्लॉज की। क्लॉज की प्राइमरली 2 काइंड्स हैं, 2 टाइप्स हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए, जैसे नाम से ही है इंडिपेंडेंट क्लॉज और नाम से ही है डिपेंडेंट क्लॉज। अब उर्दू ट्रांसलेशन तो आपको मैं ये बताने से रहा कि इंडिपेंडेंट हर चीज को, उस चीज को कहते हैं जो खुद इटसेल्फ स्टैंड करती है, और डिपेंडेंट हम हर उस चीज को बोलेंगे जो इटसेल्फ स्टैंड नहीं करती, बल्कि उसको किसी दूसरे का सहारा लेना होता है, वो डिपेंडेंट होती है किसी दूसरे के ऊपर। अब देखें, मैं कोई भी क्लॉज लिखता हूं, जैसे फर्ज करें अगर मैं क्लॉज लिखता हूं जी, ही गोज टू स्कूल। अभी आपको ये बात समझ में आने वाली है कि कब हमारी कोई क्लॉज डिपेंडेंट होती है और कब हमारी कोई क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है। बिलीव मी, अगर आप 5 मिनट कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुन लेंगे तो आपको सारी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। अब देखिए, मैंने आपके सामने क्लॉज लिख दी। क्लॉज मैंने आपके सामने क्या लिखी है जी, ही गोज टू स्कूल। अगर हम इसको कैपिटलाइज करेंगे और इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, तो ये क्लॉज हमारे पास क्या बन जाएगी,
ये क्लॉज हमारे पास सेंटेंस बन जाएगी। लेकिन अभी ये हमारे पास क्लॉज है और आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखा हुआ, कुछ और नहीं लिखा हुआ, एक प्रॉपर हमारे पास क्लॉज लिखी हुई है। अब इसको हम ये बोलेंगे कि जब मैं इसको सेंटेंस बना सकता हूं, मैं इसको क्या बना सकता हूं, सेंटेंस बना सकता हूं कैपिटल लेटर के साथ और फुल स्टॉप के साथ, तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज होने का मतलब क्या है कि हमें ये कैसी क्लॉज है जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकती है और ये इंडिपेंडेंटली क्या बना सकती है, सेंटेंस बना सकती है। लेकिन देखें इंग्लिश में जब हम एक ही सेंटेंस में, जैसे अभी हमने बोला कि सेंटेंस की 4 टाइप्स होती हैं क्लॉजेज के ऊपर, 2 क्लॉजेज होंगी कंपाउंड में, 2 क्लॉजेज होंगी कॉम्प्लेक्स में और 3 क्लॉजेज होंगी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। तो हमें इनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज तो लाजमी तौर पर चाहिए होगी। जब हमें इनको जोड़ने के लिए लाजमी तौर पर चीज चाहिए होगी ना, तो ग्रामर हमें यह बताती है कि आपने इंडिपेंडेंट को किस चीज से जोड़ना है और आपने डिपेंडेंट को किस चीज से जोड़ना है। अगर हम उस चीज पर फोकस कर लें तो बिलीव मी हमारा सारी जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का। और जब तक आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ नहीं आता ना, तब तक आपको बाकी काइंड इसकी समझ नहीं आ सकती क्लॉजेज की। तो हमें पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का समझ आना। आप देखिए मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके साथ एक वर्ड का एडिशन कर रहा हूं, एक वर्ड का एडिशन कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि अब ये सेंटेंस है व्हेन ही गोज टू स्कूल। ठीक है, अब मैं इसका सेंटेंस क्या बना रहा हूं, मैंने क्या एडिशन कर दिया, व्हेन ही गोज टू स्कूल। अब देखें मैंने इसके साथ जो वर्ड ऐड किया वो हमारे पास है व्हेन। ये मैं वर्ड व्हेन ऐड कर सकता था, मैं वर्ड इफ ऐड कर सकता था, मैं वर्ड व्हाइल ऐड कर सकता हूं, मैं वर्ड बिकॉज ऐड कर सकता हूं, मैं वर्ड क्या ऐड कर सकता हूं, अनटिल ऐड कर सकता हूं, अनलेस ऐड कर सकता हूं। यानी कि ये वो सारे वर्ड्स हैं जो मैं इसके साथ ऐड कर सकता हूं जब मैं इस क्लॉज को सेंटेंस में किसी और क्लॉज के साथ जोड़ूंगा। अच्छा, अब ये जितने वर्ड्स है ना आपके सामने, इसको हम इंग्लिश में बेटे क्या बोलते हैं, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पल्ले बांध लीजिएगा बात, जब भी किसी क्लॉज के साथ, जब भी किसी क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाएगा तो वो क्लॉज हमारे पास 110% क्या होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता ही किसके साथ है, जिस क्लॉज के साथ है, जिसको जो कौन क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर फर्ज करें मैं बोलता हूं हु गोज टू स्कूल, ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर मैं सेंटेंस इस तरह बोलता हूं, मैं बोलता हूं द बॉय हु गोज टू स्कूल इज माय ब्रदर, तो मैं इसको सेंटेंस को इस तरह कोई बना लेता हूं। अब यहां पर ये जो हु का वर्ड यूज हुआ है ना, आप प्रोनाउन में काइंड पढ़कर आए हुए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास होते हैं हु होता है, आपके पास हुज होता है, आपके पास हुम होता है, आपके पास डैट होता है, आपके पास विच होता है। ये कौन से वर्ड्स होते हैं हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बाकी भी हमारे पास होते हैं, WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं। हमने पर्सनल प्रोनाउन में बड़ी डिटेल के साथ इसको पढ़ा हुआ है और जिस बच्चे ने रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए मेरी सजेशन होगी कि वो हमारे प्रोनाउंस के लेक्चर में जाए और वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का लेक्चर जरूर पढ़ ले, ठीक है, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आने वाली उसकी। अब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो एक और बार पल्ले बांध लीजिएगा, जिस क्लॉज के साथ भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आने का मतलब क्या है कि वो क्लॉज हमारे पास बेटे क्या होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। देखिए इंग्लिश में दो चीजें हमें ये बताती हैं कि ये क्लॉज इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है, और वो दो चीजें हमारे पास कौन सी हैं, वो दो चीजों में से नंबर 1 हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और नंबर 2 हमारे पास बेटे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास क्या होती हैं, जो इफ वाली कंजंक्शंस हैं, इफ है, व्हेन है, व्हाइल है, बिकॉज है, अनटिल है, अनलेस है, सिंस है,
ये जो वर्ड्स हमारे पास होते हैं, जब हमने सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को कंबाइन करना होता है तो हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिस भी क्लॉज के साथ लिखा होगा वो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगी बेटे, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास, हु है, हुम है, हुज है, डेट है, विच है। जिस क्लॉज के साथ भी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होगा वो क्लॉज क्या होगी हमारे पास, डिपेंडेंट क्लॉज होगी, याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। हमने सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी तो कंबाइन करना होता है, जैसे हम कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करना होता है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। तो याद रखिएगा हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करते हैं तीन तरीके से। वैसे हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ये बात पढ़ी भी है, लेकिन यहां पर चूंकि हमारा खास तौर पर टॉपिक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। नंबर 1 तो आपने ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कब होगी, जब आपके सेंटेंस में क्लॉज ही एक है, एक सिंगल क्लॉज का सेंटेंस है, तो ऐसी सूरत में तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि आपका सेंटेंस में जो क्लॉज है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आप एक सेंटेंस तो बना नहीं सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज तो आपने तब लिखनी है जब वो किसी दूसरी क्लॉज के साथ आएगी। तो यहां पर हमारे पास अगर सेंटेंस में एक ही क्लॉज है ना, तो फिर तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास सेंटेंस में वो क्लॉज कौन सी है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपके पास दो क्लॉजेस हैं और उन दो क्लॉजेस को कंबाइन किया गया है किसके साथ, सेमीकोलन के साथ, जब दो क्लॉजेस को सेमीकोलन के साथ कंबाइन किया गया है तो तब आपने समझ जाना है कि दोनों क्लॉजेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि सेमीकोलन यूज ही कब किया जाता है, जब आप दो क्लॉजेस को यूज करते हैं क्या करने के लिए, दो सेमीकोलन को यूज करते हैं क्या करने के लिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, फैन बॉयज। फैन बॉयज हमारे पास कौन सी कंजंक्शन होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। अगर आपके सेंटेंस में फैन बॉयज लिखा हुआ है और फैन बॉय से पहले कॉमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, याद रखिएगा, आपकी दोनों क्लॉजेस बेटे क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। उसकी वजह क्या है कि फैन बॉयज यूज ही तब किया जाता है जब सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। अगर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगी तो फिर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह पर कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कीवर्ड है किस चीज का, डिपेंडेंट क्लॉज का, तो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कीवर्ड है किसका, इंडिपेंडेंट क्लॉज का। और नंबर 3 हमारे पास क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये वर्ड हमारे पास जैसे हैं, हाउ एवर है, हमारे पास वर्ड है मोर ओवर है, हमारे पास वर्ड है नेवरदीलेस है। अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ भी लेंगे इसके बाद। तो याद रखिएगा ये जो वर्ड्स है ना, हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदीलेस, एज अ रिजल्ट, दस, स्टिल, ये जितने वर्ड्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। जब ये सेंटेंस के दरमियान में आए, इनसे पहले सेमीकोलन लिखा हुआ हो और इनके बाद कॉमा लिखा हुआ हो। सेमीकोलन लिखा हुआ होना जरूरी है और कॉमा लिखा हुआ होना जरूरी है। अगर इनसे पहले सेमीकोलन लिखा हुआ है, बाद में कॉमा लिखा हुआ है, तो हमें समझ आना चाहिए कि सेंटेंस में मौजूद दोनों क्लॉजेस हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं, जब सेमीकोलन के साथ लिखे हुए होते हैं तो ये हमारे पास कीवर्ड होते हैं किस चीज का, इंडिपेंडेंट क्लॉज का। अब जरा देखिएगा, हम थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं। हमने क्या कहा कि जब भी हमारे पास क्लॉज आएगा तो क्लॉज का मतलब एक ऐसा पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद हो और सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या मौजूद हो, वर्ब मौजूद हो। जब तक सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं होगा इसका मतलब है हम उसे क्लॉज नहीं बोलेंगे। वो फिर अगर हमारे पास अगर कोई 2-3 वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो फिर हम बेटे उसको क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे, फिर हम उसके क्लॉज नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि क्लॉज की प्राइमरली 2 काइंड्स होती हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और डिपेंडेंट क्लॉज होती है। और हमने क्या कहा कि हमें सेंटेंस में से वो चीज ढूंढना होती है जो सेंटेंस को क्या बना रही होती है, इंडिपेंडेंट बना रही होती है या डिपेंडेंट बना रही होती है। देखिए, अगर सेंटेंस में क्लॉज ही एक है,
अगर सेंटेंस में एक सिंगल क्लॉज है, ठीक है, तो फिर तो हमें कोई दूसरी चीज सोचने की भी जरूरत नहीं होगी। वो एक सिंगल क्लॉज हमारे पास डेफिनेटली कौन सी क्लॉज होगी बेटे? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ तो हम सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को तो सहारा चाहिए होता है किसी दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज का, इसीलिए तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, इसीलिए तो उसका नाम ही क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज, के वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। अगर सेंटेंस में एक सिंगल क्लॉज है तो इसका मतलब है वो एक सिंगल क्लॉज कौन सी होगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। लेकिन अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस हैं और हमें यह पता करना है कि इनमें से इंडिपेंडेंट कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है, डिपेंडेंट कितनी है, इंडिपेंडेंट कितनी है, तो हम ये देखेंगे कि क्लॉजेस के साथ क्या क्या आया है। जैसे अभी देखिए, अगर सेंटेंस में किसी क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती है? जो हम किसके साथ याद करते हैं, किस निमोनिक्स के साथ याद करते हैं? फैन बॉयज के साथ, ठीक है। हमारे पास फॉर है, एंड है, नॉर है, बट और, येट एंड सो है। या आप कहेंगे कि की वर्ड होता है किस चीज का? इंडिपेंडेंट क्लॉज का। अगर फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्लॉज कौन सी है हमारे पास? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसी तरह अगर सेमीकोलन लिखा हुआ है दो क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए, तो इसका मतलब वो दोनों क्लॉजेस हमारे पास कौन सी है? हमारे पास कौन सी है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन यूज करते हैं। और नंबर 3 पर अभी हम बात कर रहे थे कंजंक्टिव एडवर्ब, और मैं अभी दोबारा आपको बता दूं कि कंजंक्टिव एडवर्ब का सेंटेंस में जब आए तो इससे पहले क्या होगा? कोलन होगा, और इसके बाद क्या होगा? कॉमा होगा। अगर इसके दोनों तरफ क्लॉजेस है, अगर दोनों तरफ क्लॉजेस नहीं है तो फिर इससे पहले कॉमा होगा और बाद में भी क्या होगा? कॉमा होगा। अगर पहले सेमीकोलन है बाद में कॉमा है तो आपने समझ जाना ये कौन से वर्ड्स होंगे? हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदलेस, फर्दरमोर, मोरओवर। आपने समझ जाना है कि आपकी दोनों क्लॉजेस कौन सी हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। यानी कि सेंटेंस में अगर आपके पास एक क्लॉज है तो वो एक क्लॉज तो लाजमी तौर पर आपके पास कौन सी क्लॉज होने वाली है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस बना सकती है, ठीक है। और अगर आपके पास सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस हैं और आप देख रहे हैं कि उनके दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखी हुई है, फैन बॉयज लिखा हुआ है, तो ये पहली सिचुएशन होगी कि आपकी दोनों क्लॉजेस क्या होंगी? इंडिपेंडेंट। अगर सेमीकोलन लिखा हुआ है तो आपकी क्लॉज क्या होगी? आपकी दोनों क्लॉजेस क्या होंगी? इंडिपेंडेंट। और अगर आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब लिखा हुआ है, उससे पहले सेमीकोलन लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, तो अगेन आपकी दोनों क्लॉजेस क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। और अगर आपके पास सेंटेंस में क्या है? अगर आपके पास सेंटेंस में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बजाय आपके पास बेटे क्या लिखा हुआ है? ये जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, ये आज हमें थोड़ा तंग कर रहा है, तो ये जो डिस्टरबेंस होती है ना, ये टेम्पो तोड़ देती है, सारे का सारा मजा खराब कर देती है। तो हमने ये कहा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेमीकोलन और कंजंक्टिव एडवर्ब होगा तो हमारे सेंटेंस हमारी क्या होगी? हमारे पास हमारी क्लॉज क्या होगी? इंडिपेंडेंट। अब देखिए, अब जब सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सेंटेंस में एक क्लॉज हो और वो एक ही क्लॉज कौन सी हो जाए? डिपेंडेंट क्लॉज हो जाए, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आप सेंटेंस नहीं बना सकते। सेंटेंस किससे बनेगा? सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनेगा। डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते। सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज को सहारा चाहिए होगा किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज का। यही वजह है कि हम उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं कि वो डिपेंड कर रही होती है किसी दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। आप देखें, अगर सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब क्या है? आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को पढ़कर आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, और सबसे बड़ा कंजंक्शन जो आप इसके लिए यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है? इफ होता है। हमारे पास वर्ड्स होते हैं बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, दो, अनलेस, व्हाइल, एज, सो, व्हाट। ये जितने वर्ड्स हमारे पास होंगे ये सारे के सारे क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं।
और ये जिस किसी क्लॉज के साथ भी आएंगे वो क्लॉज हमारे पास क्या होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, हमारे पास हु है, हुम है, हुज है, डेट है, विच है, वेयर, व्हेन। जब भी हम इन वर्ड को सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे तो आपने समझ जाना है कि आपकी ये क्लॉज क्या होने वाली है, डिपेंडेंट क्लॉज होने वाली है। देखिए जब तक आपको ये बात समझ नहीं आती कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है, तब तक आपको क्लॉज की काइंड समझ नहीं आती। उसकी वजह क्या, उसकी वजह समझ लें। देखिए उसकी वजह ये है कि क्लॉज की हमारे पास दो काइंड टाइप्स होती हैं। हमारे पास एक कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज तब होगी जब सेंटेंस में, सबसे पहली बात क्या है कि सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज होंगी, सेंटेंस में एक क्लॉज होगी तो वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर सेंटेंस में हमारे पास सेमीकोलन होगा तो क्लॉज क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास सेंटेंस में फैन वॉइस कंजंक्शन होगी तो हमारी क्लॉज क्या होगी, इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास कंजंक्टिवेट वर्ब होगा तो डेफिनेटली हमारे पास सेंटेंस में क्लॉज क्या होने वाली है, इंडिपेंडेंट। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम एक क्लॉज के साथ सेंटेंस नहीं बना सकते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि सेंटेंस में एक ही क्लॉज हो और वो डिपेंडेंट क्लॉज हो। डिपेंडेंट क्लॉज तब होगी जब सेंटेंस में क्या होंगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। डिपेंडेंट क्लॉज तब होगी जब सेंटेंस में बेटे क्या होगा, जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन होगा। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए बाकी जो तीन काइंड्स है ना सेंटेंस की, वो सब काइंड्स है किसकी, डिपेंडेंट क्लॉज की। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात क्या है कि क्लॉज होना जरूरी है, दूसरी बात क्या है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। देन हम तीसरे नंबर पे देखेंगे कि वो डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज की तीन सब काइंड्स होती हैं हमारे पास। उसमें नंबर 1 हमारे पास है नाउन क्लॉज, नंबर 2 है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज, और नंबर 3 है हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज। ये जो तीन है हमारे पास, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज, ये सब काइंड्स होती हैं बेटे, किसकी सब काइंड्स होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉज की सब काइंड्स होती हैं। तो सेंटेंस में क्लॉज और क्लॉज का पहले क्या होना जरूरी है, डिपेंडेंट क्लॉज, और उसके बाद सेंटेंस की हमने काइंड देखनी है कि वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्बियल क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज की कोई सब काइंड्स नहीं होती, इंडिपेंडेंट एक इकलौता एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे। अब जैसे देखिए नंबर 1 पर है हमारे पास नाउन क्लॉज। देखिए पहली बात तो ये है कि आप ये ज़हन बनाएंगे अपना कि क्लॉज होना जरूरी है। और क्लॉज के लिए मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूं कि क्लॉज आपने कैसे जस्टिफाई करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो हमारे पास क्या होंगी, क्लॉजेज होंगी। क्लॉज का मतलब ही क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब इन दो चीजों को आप अलग-अलग से जब देखेंगे, कंबाइन करेंगे तो आपका मसला सोल्व हो जाएगा। जैसे देखिए हम इससे पहले नाउन को पढ़कर आए हैं। नाउन को हमने क्या कहा, सेंटेंस में हमने कहा किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और सेंटेंस में नाउन जो होता है वो रोल प्ले कर रहा होता है सेंटेंस में किसका, या सब्जेक्ट का, या रोल प्ले कर रहा होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का, या रोल प्ले कर रहा होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का। ये तीन चीजों के लिए हमारे पास नाउन यूज होता है सेंटेंस में। बात समझ आ रही है ना। जैसे देखिए अगर मैं बोलता हूं असलम, तो हम असलम को सेंटेंस में तीन तरह से यूज कर सकते हैं। हम या तो असलम को यूज करेंगे क्या करने के लिए, हम सेंटेंस में असलम को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, या तो हम सेंटेंस में असलम को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, या कंप्लीमेंट के तौर पर यूज करेंगे। पोजेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। तो ये फंक्शनली हम देखते हैं कि हम सेंटेंस में नाउन को क्या यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं, या इनडायरेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब यहां पर बात यह है कि यहां पर हम नाउन को यूज नहीं कर रहे होते, यहां पर हम इसी फंक्शन के लिए क्लॉज को यूज कर रहे होते हैं। यानी कि सेंटेंस में जब आप किसी क्लॉज को, सब सेंटेंस में क्लॉज को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करें, सेंटेंस में क्लॉज को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करें, या कंप्लीमेंट के तौर पर यूज करें, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पे, तो फिर आपने समझ आना है आप उसको क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। यानी कि ऐसी क्लॉज, और अगेन मैं बोल रहा हूं जब भी वर्ड क्लॉज आए ना आपके माइंड में
तो ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप क्लॉज का मतलब क्या है। क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब। जब आपके सेंटेंस में, जब आपके ज़हन में क्लॉज आ जाए तो इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब, और जब आप इस कॉम्बिनेशन को सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर और कंप्लीमेंट के तौर पर यूज कर रहे होंगे, तो आपने समझ जाना है कि आप इस क्लॉज को जब सेंटेंस में यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के तौर पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज, क्योंकि वो सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रहा होगा, कर रही होगी, वो नाउन का रोल प्ले कर रही होगी। जिस तरह नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट होता है, जैसे देखिए जिस तरह असलम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, तो हम असलम को बोलेंगे नाउन है। और अगर कोई क्लॉज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, अब जैसे देखिएगा, व्हाट शी डिसाइडेड सरप्राइज्ड एवरीवन। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूं, अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां से, देखिए मैं इसको यहां पे खत्म कर देता हूं, तो सेंटेंस में हमारे पास क्या बचता है, सेंटेंस में हमारे पास वर्ब बचता है, सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट बचता है, लेकिन सेंटेंस में हमारे पास क्या नहीं बचता, सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं बचता। इसका मतलब है यहां पर जो चीज भी लिखी हुई थी ना, वो सेंटेंस में क्या कर रही थी, किसका रोल प्ले कर रही थी, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही थी। फर्ज करें अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं असलम के साथ, मैं बोलता हूं असलम सरप्राइज्ड एवरीवन, असलम ने सबको हैरान कर दिया। अब इसका मतलब मैंने यहां पर सेंटेंस में असलम को किसके तौर पर लिखा, सब्जेक्ट के तौर पर लिखा, लेकिन मैं सब्जेक्ट के तौर पर क्या लिख रहा हूं, व्हाट शी डिसाइडेड। अब व्हाट शी डिसाइडेड में आप देख रहे होंगे हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास वर्ब भी है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास क्लॉज है, और क्लॉज होने के साथ साथ ये हमारे पास कौन सी क्लॉज है, ये सेंटेंस में और अच्छा, अब ये क्लॉज तो बन गई। अब क्लॉज बनने के बाद आप व्हाट का वर्ड देख रहे होंगे, व्हाट का वर्ड, इसको मैं इसको अरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें, पहली बात क्या होगी कि हमने क्या देखा क्लॉज में, हमने देखा जी क्लॉज में सब्जेक्ट है, हमने देखा क्लॉज में वर्ब है। इसका मतलब ये क्या बन गई, क्लॉज बन गई, सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज बन गया। और फिर हमने देखा इसके साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है, व्हाट। अब व्हाट कौन सा वर्ड होता है, व्हाट हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन जिस क्लॉज के लिए के साथ आएगा वो क्या आएगी, डिपेंडेंट क्लॉज आएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि नाउन क्लॉज होने के लिए, एडजेक्टिव क्लॉज होने के लिए, एडवर्बियल क्लॉज होने के लिए आपकी क्लॉज का पहले क्या होना जरूरी है, पहले डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है। तो व्हाट इसे क्या बनाएगा, व्हाट इसे बनाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। फिर हम सेंटेंस में देखेंगे ये किसका रोल प्ले कर रही है, सब्जेक्ट का, तो इसका मतलब ये क्या होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। अब जैसे देखिए, आई डोंट नो। अब आई डोंट नो का मतलब है कि व्हाट आई डोंट। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा कि नाउन जो क्लॉज होती है ना, ये नाउन क्लॉज क्वेश्चन का आंसर करती है, कौन से क्वेश्चन का, व्हाट और हु, क्या है और कौन है। ठीक है, बात समझ आ रही है। कोई भी ऐसा, कोई भी क्लॉज जो इन दो क्वेश्चन को आंसर कर रही हो ना, व्हाट और हु, तो इसका मतलब वो क्या होगी, वो नाउन क्लॉज होगी। अब जैसे देखें, आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट द क्लास। अब पहली बात ये देखें, ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, लेफ्ट हमारे पास क्या है, वर्ब। अब सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास क्लॉज बनाते हैं। अब पहली बात तो ये तय होगी कि ये क्लॉज है। अब दूसरी बात हमने क्या देखा, जैसे ही हमने वाई का वर्ड देखा इस क्लॉज के साथ लिखा हुआ, तो वाई का वर्ड हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब हमें पता चलता है कि ये कौन सी क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो क्लॉज हमारे पास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है, क्योंकि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज के लिए का होने से पहले क्या होना जरूरी है, डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है। अब ये सेंटेंस में क्या कर रही है, आई डोंट नो एंड व्हाट आई डोंट नो। अब ये क्लॉज किस चीज का आंसर कर रही है, व्हाट का। तो जब ये व्हाट का आंसर कर रही है तो इसका मतलब ये सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रही है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का रोल प्ले कर रही है। तो इसको हम इसलिए क्या बोलेंगे बेटे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन सेंटेंस में फंक्शन किसका प्ले कर रही है, सेंटेंस में फंक्शन किसका प्ले कर रही है, नाउन का। इसी तरह देखेंगे, द प्रॉब्लम इज। अब द प्रॉब्लम हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इज हमारे पास वर्ब आ गया,
और हमें इसके लिए क्या, अभी हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की जरूरत है, और इस लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वी डोंट हैव इनफ टाइम। अब देखिए वी क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, डोंट हैव टाइम क्या आ गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ गया, क्लॉज है, और डेट इसको क्या बना रही है, डिपेंडेंट क्लॉज। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इसके बाद हमें हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एक ऐसी नाउन क्लॉज है जो कि सेंटेंस में रोल प्ले कर रही है, किस चीज का, नाउन का। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, ये ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज है जो सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, बात समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि हमें बेसिक्स पता नहीं होती, हमें इतनी अच्छे तरीके से बेसिक्स बताई नहीं गई होती, और बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है। जब वो क्लास में ये चीजें पढ़ रहे होते हैं तो या तो टीचर्स इनको सीरियसली नहीं पढ़ा रहे होते, या बच्चे इसको सीरियस ले ही नहीं रहे होते। ठीक है, तो इन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएंगी बातें। आप देखिए फिर वही बात उसी तरह हायरार्की चलेगी। किसी भी क्लॉज का डिपेंडेंट होना जरूरी है, क्या होने के लिए, नाउन क्लॉज होने के लिए, एडजेक्टिव क्लॉज होने के लिए, एडवर्बियल क्लॉज होने के लिए। अब देखिए एडजेक्टिव हम पढ़कर आते हैं, एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसी नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, अब ऐसी क्लॉज, ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, उसके बारे में हमें मजीद डिटेल देगी, उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देगी। हम ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज को बेटे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। अब जैसे देखें, आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, आई क्या है, सब्जेक्ट, बोरोड क्या है, वर्ब। अब क्लॉज बन गई, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन इसको क्या बना रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है। हु एक्सप्लेन्ड, हु रिलेटिव प्रोनाउन इसको क्या बना रहा है, इसको क्या बना रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है। वेयर आई ग्रू अप, आप आई क्या है, सब्जेक्ट, ग्रू अप क्या है, वर्ब, क्लॉज बन गया। और वेयर इसको क्या बना रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन इसको क्या बना रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है। अब ये तीनों डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो हमने ये देखना है कि ये सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हुई है। अगर तो ये सेंटेंस में फंक्शन प्ले कर रही है सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का, तो ऐसी सूरत में तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसी सूरत में तो हम इसे क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज। लेकिन अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज हो रही है तो देन हम इसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे देखें, द बुक इज वेरी यूजफुल, अगर आप 1 मिनट के लिए यहां से इस बात को छोड़ देते हैं, द टीचर इस बात को छोड़ दें, इज वेरी काइंड, द हाउस वेयर आई ग्रू अप हैज बीन सोल्ड। आप ये ब्रैकेट वाली बात को अगर 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे किसके मीनिंग पे फर्क पड़ रहा है या किसको मॉडिफाई कर रही है ये। देखिए, द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, किताब जो मैंने कहां से ली थी, लाइब्रेरी से ली थी। ये सारी की सारी जो क्लॉज है ये हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दे रही है किसके बारे में, बुक के बारे में। द टीचर हु एक्सप्लेन्ड द लेसन, टीचर जिसने लेसन एक्सप्लेन किया। ये सारी की सारी क्लॉज किसको एक्सप्लेन कर रही है, किसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है, टीचर के बारे में। द हाउस वेयर आई ग्रू अप, घर जहां पर मैं बड़ा हुआ, मेरी परवरिश हुई। अब ये किसको मॉडिफाई कर रही है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, हाउस के बारे में। बुक क्या है, नाउन, टीचर क्या है, नाउन, हाउस क्या है, नाउन। और ये जो क्लॉज है ये हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है, डिटेल दे रही है, मॉडिफाई कर रही है नाउन को। तो कोई भी ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देगी, हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। जैसे यहां पर दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, हु एक्सप्लेन्ड द लेसन, वेयर आई ग्रू अप, ये तीनों हमारे पास बेटे सेंटेंस में क्या होंगी, इनको हम सेंटेंस में क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, आपने क्लॉज याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और आपने ये याद रखना है कि हम उसका रोल क्या प्ले करवा रहे हैं। जैसे देखें, हमारे पास जो एडवर्ब है, एडवर्ब हम अच्छे से समझते हैं कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। तो जब भी कोई क्लॉज, और अगेन क्लॉज का मतलब क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जब भी कोई क्लॉज सेंटेंस में डिपेंडेंट होगी और डिपेंडेंट होने के साथ साथ वो मॉडिफाई करेगी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगी, एडवर्बियल क्लॉज। जैसे देखिए, और इसका सबसे बड़ी मैं आपको पहचान भी बता देता हूं कि इसमें सेंटेंस कंप्लीट होता है इनके बगैर भी। ठीक है, जैसे देखिए, आई स्टेड होम,
ठीक है, आई विल कॉल यू, ही स्टडीड हार्ड। अब यहां तक तो हमारे पास सेंटेंस चला। अब देखें, इट वाज रेनिंग। अब इट क्या हो गया, सब्जेक्ट, वाज रेनिंग क्या हो गया, वर्ब। इसका मतलब ये क्या है, क्लॉज है। अब ये क्लॉज है, लेकिन बिकॉज का वर्ड इसको क्या बना रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज। आई सब्जेक्ट है, रीच क्या है, वर्ब है। अब ये भी हमारे पास क्या है, क्लॉज, लेकिन व्हेन इसको क्या बना रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज। ही क्या है, सब्जेक्ट, में गेट क्या है, वर्ब, और डैश सो डैट इसको क्या बना रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज होने के लिए सबसे पहली शर्त क्लॉज का क्या होना है, डिपेंडेंट होना है। और डिपेंडेंट, कोई भी क्लॉज डिपेंडेंट कब होती है, जब उसके साथ या तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया जाए, या जब उसके साथ क्या यूज किया जाए, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाए। इन दो सूरतों में आपकी क्लॉज डिपेंडेंट होगी। अब देखिए, ये डिपेंडेंट क्लॉजेज है और हम देखेंगे सेंटेंस में किस लिए यूज होती है। देखिए, एडवर्ब का काम क्या होता है कि वो हमें एक्शन के बारे में बताता है कि काम कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। ऐसे ही होता है ना हमारे पास, उसकी एक्सटेंशन क्या थी, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ। तो ऐसी सूरत में जब कहां, क्यों, कैसे का आंसर करता है एक्शन के बारे में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लॉज। अब जैसे देखिए, आई स्टेड होम, एंड व्हाई आई स्टेड होम, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैंने ये एक्शन क्यों किया, क्योंकि क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। अब ये जो क्लॉज है ये हमें आंसर कर रही है वाई के बारे में, एक्शन के वाई के बारे में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एडवर्बियल क्लॉज। आई विल कॉल यू, एंड व्हेन आई विल कॉल यू, मैं कब आपको कॉल करूंगा जी, मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो ये अगेन हमें एक्शन के बारे में किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, व्हेन का। ही स्टडीज हार्ड सो डैट का मतलब क्या है, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब कोई भी क्लॉज हमें एक्शन के बारे में ये बता रही हो, कब काम, कब, कहां, कैसे, क्यों हुआ, तो ऐसी सूरत में हम उस डिपेंडेंट क्लॉज को बेटे क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, क्लॉज में दो काइंड्स है, प्राइमरली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट की सब काइंड्स हमारे पास कौन सी है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और कौन सी क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है। सेंटेंस में जब भी कोई क्लॉज सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के तौर पर रोल प्ले करेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटे, नाउन क्लॉज। सेंटेंस में कोई भी क्लॉज जब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, तो देन हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। और सेंटेंस में कोई भी क्लॉज जब वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी और हमें क्वेश्चन का आंसर करेगी, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का, तो इसका मतलब हम उसे क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लॉज। लेकिन नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज के लिए किस चीज का होना जरूरी है, इनका क्या होना जरूरी है, इनका डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है। और क्या चीजें सेंटेंस में क्लॉज को डिपेंडेंट बनाती हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। हम सॉरी, मैंने आपको पहले भी बताया तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं जितनी कोशिश आप बच्चों के लिए कर सकूं पेपर से पहले। तो टाइप्स ऑफ क्लॉज में हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ क्लॉज में हमारे पास क्या है, हमने कहा हमारे पास प्राइमरली दो टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज की सब काइंड हमारे पास कौन सी होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखें, आई नो, अब आई नो का क्या है जी, अब पहले आप देख रहे होंगे कि ही इज ऑनेस्ट क्या है, क्लॉज, और साथ क्या लिखा हुआ है, डैट। डैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये क्या बन गया है हमारे पास, डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बियल के लिए। अब आई नो एंड व्हाट आई नो, व्हाट आई नो का मतलब क्या है कि मैं क्या जानता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस में किसके तौर पर रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पर। किसके ऑब्जेक्ट के तौर पर, नाउन के तौर पे। जैसे मैं अगर फर्ज करें, अगर मैं बोलता हूं आई नो असलम, अब आई नो असलम का मतलब मैं असलम को जानता हूं। मैं क्या जानता हूं जी, असलम को जानता हूं। इसी तरह मैं क्या जानता हूं, दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं ये बात जानता हूं कि वो एक ईमानदार आदमी है। तो ऐसी सूरत में क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर रोल प्ले कर रही है डिपेंडेंट क्लॉज, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, इसी तरह देखें, हु इज रनिंग, रिलेटिव प्रोनाउन इसको क्या बना रहा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन इसको क्या बना रहा होता है, डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा होता है। द बॉय
बॉय हु इज रनिंग, लड़का जो तेज भाग रहा है। अब हु इज रनिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है? बॉय को। नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो सेंटेंस में किस क्लॉज के तौर पर रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव के तौर पर। शी वेंट होम, वो घर चली गई। वो क्यों घर चली गई? बिकॉज शी वाज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। हम यहां पर किसके तौर पर इसको एडजेक्टिव इस क्लॉज को यूज कर रहे हैं? एडवर्ब के तौर पर, क्योंकि ये किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है? वाई का आंसर कर रहा है कि वो क्यों घर चली गई। ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अब देखें, ही क्या है? सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है? वर्ब है, क्रिकेट एवरी डे हमारे पास पूरा प्रेडिकेट बनता है। इस सेंटेंस में टोटल क्लॉजेज ही कितनी है? एक क्लॉज है। जब सेंटेंस में एक क्लॉज होती है तो आपने याद रखना है वो क्लॉज हमारे पास कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। और ऐसी सूरत में इंडिपेंडेंट की कोई सब काइंड्स नहीं होती हमारे पास। जस्ट सेंटेंस में हमारे पास क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। I don't understand, और what I don't understand, what you mean, मुझे क्या बात समझ नहीं आई है? मुझे क्या बात समझ नहीं आई है? जो तुम कहना चाहते हो, जो तुम्हारा मतलब है। तो अगेन यहां पर आप देख रहे होंगे हमने इसको किसके तौर पर यूज किया? ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज होगी हमारे पास? नाउन क्लॉज। ये मैंने अभी आपको कहा ये थोड़ा सा टाइम लेता है बात समझने में। जब आप बात को नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ज़हन में रख के और इसके साथ फिर आप मर्ज करते हैं ना क्लॉज को, जब आप दोनों चीजों को मर्ज करते हैं तो देन आपके लिए चीजें और ज्यादा आसान हो जाती हैं। जैसे फर्ज करें, अगर मैं व्हाट यू मीन की जगह पर कर देता हूं आई डोंट अंडरस्टैंड असलम, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आई डोंट अंडरस्टैंड हिम, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं समझता। तो ऐसी सूरत में हमें यहां पर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट चाहिए, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? नाउन क्लॉज बोल रहे हैं। द बुक दैट इज ऑन द टेबल, That is on the table जो पूरी क्लॉज है वो किसको मॉडिफाई कर रही है? बुक को। ये हमें किसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है? बुक के बारे में। तो डेफिनेटली जो नाउन प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हमें देगी क्लॉज, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। We will wait, और हमें कब तक वेट करना है जी? Until the teacher arrive, जब तक टीचर नहीं आ जाता, टीचर नहीं आ जाती। तो इसका मतलब जब हम व्हेन को आंसर कर रहे हैं तो इसका मतलब, और वैसे भी याद रखिएगा अनटिल अनलेस के साथ हमारे पास 99.9% यही होता है कि एडवर्बियल क्लॉज बनती है हमारे पास। उसके बाद देखिएगा दे आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, पूरे के पूरे सेंटेंस में एक ही क्लॉज है, और जब सेंटेंस में एक ही क्लॉज होती है तो फिर आपने बेटे क्या करना होता है? फिर आपने समझ आना होता है कि वो एक क्लॉज हमारे पास 110% क्या होगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। क्योंकि अगर सेंटेंस में एक क्लॉज हो तो वो एक क्लॉज इंडिपेंडेंट ही हो सकती है, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम सेंटेंस नहीं बनाते। अब ये जो बाकी सेंटेंसेस है ना आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 सेंटेंसेस हैं, आपने वीडियो को यहां पे रोकना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और इसके आंसर करने और मुझे बताने हैं कि आपको बात समझ में आ गई है या बात समझ में नहीं आई है। मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में या नेक्स्ट फ्रेज के लेक्चर में मैं इन्हीं क्वेश्चन से दोबारा स्टार्ट लूंगा और इन्हीं क्वेश्चन से आपको बता दूंगा, ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए और आपको बार बार पूछना ना पड़े कि सर ये आंसर कौन सा था, वो आंसर कौन सा था। तो बेटे ये है हमारे पास आज का लेक्चर, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट अब इसलिए बन गया क्योंकि नर्म्स में 3 क्वेश्चंस आ गए आपके पास, किसमें से? टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में से। तो आपको उम्मीद है, मुझे बड़ा यकीन है कि आपको बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, तो फिर वही बात है जो मैं आपको अक्सर कहता हूं, चरसी भंगी नशेई बन के बैठना नहीं है, बल्कि पूछ लेना है। पूछ लेने से चीजें क्लियर होती हैं, क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, चीजें और ज्यादा पॉलिश होती हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, दुआ करते रहिएगा अपने लिए भी, सबके लिए भी और खास तौर पर मेरे लिए भी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।